So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में भी बात कर रहे थे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, संधारित्र और उसकी धारिता को। आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम संधारित्र की जो संधारित्रों का संयोजन है उसको समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स। और इसमें हम देखेंगे जब संधारित्रों का संयोजन किया जाता है तो उसकी तुल्य धारिता हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो अब तक हम इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं आपके क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। टॉपिक की हेडिंग पुटअप करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग डालेंगे और ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर। देखिए, सपोज मैं यहां पर चीज को समझाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 संधारित्र का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितने भी संधारित्रों के लिए ये बात वैलिड रहेगी, पहली बात तो ये है, ठीक। सपोज मैं मानता हूं यहां पर मेरे पास 3 संधारित्र हैं, 1, 2 और 3 कैपेसिटर हैं, जिनको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है। समझ रहे हैं आप, एक के साथ एक मैंने इनको इस तरीके से ऐड कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके का जो संयोजन कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। इसको क्या हम कहेंगे? इसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। माना तीनों संधारित्र की जो धारिता है वो C1, C2, C3 है। तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला आपको अगर डायरेक्टली याद करना है तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। C बराबर C1 प्लस C बराबर या 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला है, मतलब आपको एट लास्ट जो यूज करना है वो ये यूज करना है। या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है इसका? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसके लिए? ये 2 संधारित्रों के लिए। अगर 2 संधारित्र हमको दिए होंगे, अगर 2 संधारित्र हमको दिए होंगे, 2 कैपेसिटर हमको दिए होंगे, तो उनकी धारिता निकालने का, और क्या बोलते हैं, 2 संधारित्र दिए होंगे अगर वो श्रेणी क्रम में होंगे दोनों, अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो उनकी धारिता निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन अब समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमने निकाला कैसे। ये फॉर्मूला हमने निकाला कैसे? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं श्रेणी क्रम में आवेश, हम क्या करेंगे? अगर इन संधारित्रों को आवेशित करेंगे सपोज मैं यहां से Q आवेश जो है प्रोवाइड कराता हूं, है ना। तो वो Q आवेश इधर प्लस और इधर माइनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर वही इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, मतलब तीनों जो संधारित्र होंगे हमारे, तीनों पर जो वो Q आवेश है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब आवेश की मात्रा जो है वो समान रहेगी, आवेश की मात्रा जो है वो समान रहेगी। लेकिन क्योंकि इन तीनों संधारित्रों की धारिता C1, C2, C3 अलग अलग है, इसीलिए देखो V बराबर क्या होता है? V बराबर फॉर्मूला याद है आपको? C बराबर क्या था? Q अपॉन V था फॉर्मूला। धारिता बराबर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज यानी आवेश बटे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। अगर तीनों पर चार्ज तो सेम है, चलो अगर धारिता भी तीनों की सेम होती तो सबके लिए V बराबर होता, सबके लिए V क्या होता, बराबर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर केस ये है कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, तीसरे की धारिता C3 है, इसीलिए इनके जो वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। क्या बात ये समझ में आई है? V1, V2, V3 की जो वैल्यू आएगी Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 आएगी। क्यों अलग अलग आई? क्योंकि आवेश भले ही समान है तीनों के ऊपर, लेकिन धारिता जो है वो तीनों की क्या है, अलग अलग है। धारिता जो है तीनों की क्या है, अलग अलग है। एक बात हमको और याद है, एक बात हमको और याद है, इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं। एक बात हमको और याद है, अभी ये फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, देखो वही मैं प्रूफ बता रहा हूं आपको। ये बात तो हमको समझ में आ गई है ना, यहाँ से मैं प्रूफ बता रहा हूँ इसका, ये प्रूफ लिखना है यहाँ से आप, ठीक है, भले ही इसको आप ऊपर वाली लाइन में लिख दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कुल वोल्टेज है, कुल वोल्टेज है वो सेम रहता है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V रहेगा। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं, V बराबर क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा V2 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा V3, जो नेट वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा तीनों में, बताओ, इक्वल। तो जब मैं इनका क्या कर लूंगा, जब मैं इनका तुल्य परिपथ बना लूंगा, इनका तुल्य संयोजन, मतलब इन तीनों संधारित्र को हटाया, एक संधारित्र बनाया C, ये इसको हमने Q चार्ज दिया, वो Q चार्ज इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके लिए, इस वाले संधारित्र के लिए अगर मैं V लिखूंगा तो V बराबर क्या लिखूंगा, Q अपॉन C। तो इस V की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं भाई, V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C, तुल्य परिपथ के लिए। V1 की वैल्यू क्या आई थी, Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू क्या आई थी, Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू क्या आई थी, Q अपॉन C3। ऊपर देखो ना, अभी निकाला था हमने, Q सब जगह कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास तुल्य धारिता का फॉर्मूला बना 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए कितना आसान था, अभी हमने इसको प्रूफ भी कर दिया साथ ही साथ। तो ध्यान ये देना है कि समान चीज क्या रहेगी, समान चीज क्या रहेगी, जो फर्स्ट वाला केस है उसमें सेम क्या रहेगा, यहाँ फर्स्ट वाला केस है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर Q जो है समान रहेगा, मतलब कि तीनों जो भी 2, 3, 4, 5 जितने भी संधारित्र लगे हैं उनके ऊपर चार्ज जो होगा वो समान रहेगा, लेकिन V जो है वो असमान हो जाएगा। और क्या समान रहेगा, C तो असमान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि धारिता तो सबकी अलग अलग रहेगी ना, तो C तो असमान रहेगा ही रहेगा। तो जो चीज असमान रहेगा, Q और V में से जो चीज असमान रहेगा उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, मतलब V असमान है ना, तो V बराबर Q अपॉन C लिखना है, ठीक है। अगर Q असमान रहेगा तो Q बराबर C इंटू V लिखना है। बात समझ में आई? ये तरीका है, ये ट्रिक है इसको फॉर्मूले को प्रूफ करने की, जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करेंगे, क्वेश्चन में तो हमारा सीधा फॉर्मूला लगेगा, पर इसको समझने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे, न्यूमेरिकल जब हमारे पास आएंगे, तो वहां पर आवेश, वोल्टेज, संधारित्र की धारिता, इन सारी चीजों के ऊपर बात होगी, है ना। तो वहां पर हम फंसना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी मैं सवाल भी कराऊंगा इसके, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ये वाला। अभी मैं इसके सवाल भी करा रहा हूं, चलिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं समांतर क्रम संयोजन के लिए बताता हूं। समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे, सेम तरीका यहां पे फॉलो करेंगे, बस एक छोटा सा हम लोग यहां पर चेंज देखेंगे। वो चेंज क्या है, देखना जरा ध्यान से। देखिए यहां पर हम कैसे समांतर क्रम संयोजन, मतलब इस तरीके से लगाएंगे तीन संधारित्र को, और
इस तरीके से जोड़ेंगे, उनको आवेश देने के लिए जो रास्ता होगा वो ऐसा होगा, उनको आवेशित करने के लिए ये वाला रास्ता होगा भाई। सपोज यहां से हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, अब तीनों को जो है आवेश अलग अलग जाएगा क्योंकि तीन रास्ते हो गए यहाँ पर, है ना, तीन रास्ते हो गए। तो Q1 Q2 Q3, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3। तो वही फॉर्मूला अब जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी वो याद करो। यहाँ पर क्या चीज समान है, यहाँ पर Q तो क्या हो गया, असमान हो गया क्योंकि तीनों में अलग अलग आवेश जा रहा है। Q क्या हो गया, असमान। और C तो क्या है, C तो हमने बोला ये तो अलग अलग रहेगा ही ना, धारिता तो सबके अलग अलग रहेगी। हम मतलब ऐसे अज्यूम करेंगे सबकी धारिता अलग अलग है, क्वेश्चन में भले ही हमको सेम मिल जाए वो अलग बात है। तो V क्या हो जाएगा भाई, वोल्टेज। यहां पर ध्यान देना, इस वाले केस में यहां पर वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य नापा जाता है, दो बिंदुओं के मध्य नापा जाता है। अब सारे संधारित्र इन दो बिंदुओं के मध्य लगे, ए बी के, सारे जो कैपेसिटेंस हैं वो किन दो पॉइंट्स के बीच में लगे हैं, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। तो भाई दो पॉइंट अगर सेम है उनके बीच में वोल्टेज इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा। यानी V की वैल्यू जो है वो तीनों जगह के लिए क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हमें पता लग गया यहाँ पर कि क्या क्या चीज समान रहने वाली है और क्या क्या चीज असमान रहने वाली है। यहाँ पर V समान रहेगा, Q असमान रहेगा और C असमान। मैंने बोला था इन दोनों में से जो भी असमान हो उसके लिए फॉर्मूला लिखो, तो Q के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CV। बस ये फॉर्मूला हमको यूज करना है यहाँ पर। समझ में आ रहा है, डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा, खुद भी डिराइव कर सकते हैं इसको। तो Q बराबर क्या हो गया, CV। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल Q1 है ना ये, तो स्मॉल Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू C1 इंटू V। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है, V तो सबके लिए सेम है। C1 C2 अलग है और Q1 Q2 अलग है। Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। अब इसका एक तुल्य परिपथ बनाते हैं, हमको क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इसको हमने यहाँ से Q चार्ज दिया, इसकी धारिता C है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए जो इन सबको हटा करके हम एक परिपथ अगर बनाएंगे तो उसके लिए हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। बट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो कुल आवेश है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रहेगा, है ना। तो Q कितना हमारा, Q देखो अभी सीधे नीचे मैंने वैल्यू रखी है, Q बराबर CV है, Q1 की वैल्यू C1 भी आई है, Q2 की वैल्यू C2 भी आई है, Q3 की वैल्यू C3 भी आई है। V यहाँ से कट जाएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। अगर समांतर क्रम में संधारित्र लगे होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तुल्य धारिता निकालने के लिए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। मैंने आप सबको तरीका भी बताया कैसे प्रूफ करना है, बस तरीका फॉलो कीजिए तो आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने दो फॉर्मूलाज बनाए, मेनली हम उनके ऊपर ही काम करेंगे, मुख्य तौर पर। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूले में लिख देता हूँ दोनों के लिए अलग अलग। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए, इस पर हम क्वेश्चन सब करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में कौन सा लगेगा, श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसके बेसिस पर फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन भी करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो मैं एक नोट, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ फिर नोट डाउन करके एक बात लिखवाऊंगा। ये दो संधारित्र ऐसे लगे हैं और दो संधारित्र ऐसे लगे हैं, ठीक हो गया। C1 और C2 ऐसे लगे हैं,
C3 और C4 ऐसे लगे और फिर इनको हमने ऐसे जोड़ दिया। ये बना हमारा एक सर्किट। बनाओ जल्दी से इसे, मैं वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर C1 C2 C3 C4 चारों की वैल्यू लिख रहा हूं, वैल्यू नोट डाउन करो। धारिता हमको दे रखी है C1 की 2 माइक्रोफैरड, C2 की 4 माइक्रोफैरड, C3 की 4 माइक्रोफैरड और C4 की 8 माइक्रोफैरड। अब ये माइक्रोफैरड क्या है मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है जब हमने कैपेसिटेंस को पढ़ा था। 1 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 10 की घात -6 फैरड। फैरड क्या है? धारिता की SI यूनिट है, SI इकाई है, ठीक है। तो हमको सारी चीजें फैरड में लिखनी पड़ेंगी। तो 2 माइक्रोफैरड का मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड, 4 का मतलब 4 गुणा 10 की घात -6 फैरड, 4 गुणा 10 की घात -6 फैरड और 8 माइक्रोफैरड का मतलब 8 गुणा 10 की घात -6 फैरड। तो मैंने C1 C2 C3 C4 की वैल्यू आपको बता दी है। मैं आपको बहुत कम टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि P और Q बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता बताइए। क्वेश्चन लिखेंगे P व Q के बीच तुल्य धारिता बताइए और जिसका आंसर आ जाता है हाथ खड़े करके आंसर बता दें। आंसर जल्दी से बता दें, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। जिसका भी आ जाता है हाथ खड़े करके आंसर बता दें जल्दी से, जो भी ट्राई करता है बच्चा। चलिए कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करेंगे जो अब तक बातें बताई गई, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाए उनको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और क्लास 10th में, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा किसका? प्रतिरोधों का संयोजन। उसको थोड़ा याद करें, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यहां पर लगेगा। कक्षा 10 का प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा सा रिवाइज करके वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। बताएं कोई आंसर बता रहा है क्या? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। देखो C1 और C2 आपको क्या करना है, सबको मिलाकर एक बनाना है। ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन का तरीका है करने का, सबको मिलाकर एक बनाना है, सबको मिलाकर एक बनाना है। C1 C2 C3 C4 को हटा करके एक बनाना है C। अब देखो कैसे, अब ऐसे नहीं कर देंगे हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। देखो ये C1 ऐसे जुड़ा है और C2 ऐसे जुड़ा है, मतलब ये कैसे है, ये कौन सा वाला है, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में से कौन सा वाला है, श्रेणी क्रम है। और साथ ही साथ देखो ये C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो कैसे करेंगे हम, देखो जरा ध्यान से, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इनकी तुल्य धारिता के लिए, 1/C = 1/C1 + 1/C2। क्योंकि आपको बता रखा है, अभी अभी आपने लिखा होगा कि जब श्रेणी क्रम में रहते हैं तो हमको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, श्रेणी क्रम के लिए हमको लगाना है 1/C1 + 1/C2 + 1। लेकिन ध्यान दो, मैंने आपको बताया था अगर 2 संधारित्र होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने बता रखा। वैसे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, C = C1 C2 / C1 + C2। चलो तो C1 C2 क्या है, C1 है 2 गुणा 10 की घात -6, C2 कितना है 4 गुणा 10 की घात -6 अपॉन C1 + C2 2 गुणा 10 की घात -6 प्लस 4 गुणा 10 की घात -6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -12 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 4 और 2 6 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 6/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 और उसके बाद 20 6 3 18 33 आएगा इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा फैरेड। तो यहां पर ये फर्स्ट वाले के लिए, ये वाला C1 C2 के लिए जो तुल्य धारिता निकल के आ रही है वो इतनी आ रही है। समझ में आ गया? अब यही काम करेंगे C3 C4 के लिए। तो C3 C4 के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसी प्रकार मतलब जैसे आपने C1 C2 के लिए करा, C = C1 C2 / C1 प्लस, वैसे ही करेंगे C = C3 C4 / C3 + C4। इसी प्रकार तो इनके लिए जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा भाई, C3 C4 के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 2.2
6 7 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। तो इसको C1, इसको CA कर दो, इसको CB कर दो, क्योंकि अभी हमारा टोटल आंसर आया नहीं। अब जरा ध्यान से समझना, सबको मिलाकर 1 हमारा क्या फॉर्मूला है, सबको मिलाकर 1। अब हमने क्या करा, अब तक जो हमने काम करा उसमें हमने क्या करने की कोशिश करी, जरा ध्यान से देखो। हमने C1 और C2 को जब श्रेणी क्रम निकाला तो मतलब C1 C2 को हटाओ, इसकी जगह पर 1 लगाओ, जो C1 C2 को आंसर आया था। C1 C2 को आंसर कितना आया था, CA, तो CA लगाओ इसकी जगह पे, ठीक है। और ऐसे ही C3 C4 का जब निकाला आपने इसी प्रकार करके, तो कहने का क्या मतलब था कि C3 C4 को हटाओ, इसकी जगह पर 1 लगाओ, जो क्या है, जो उसको जोड़ करके आया है वो है CB, सॉल्व करके आया है ना। जैसे श्रेणी क्रम में हमने सॉल्व करा, CA निकाला, वैसे CB भी निकाला। अब क्या करना है, यहां तक की बात हो गई। CA CB की वैल्यू भाई हमको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको साइड में रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि सबको मिलाकर के क्या बनाना है, 1 बनाना है। फाइनल काम हम ये करेंगे, CA व CB कैसे हैं हमको यहाँ पर समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया है कि जब भी हमको दो कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिले, हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, नीचे वाला, मतलब सीधे सीधे ऐड कर देना है। तो सीधे सीधे ऐड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो C बराबर C1 प्लस C2, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। यहां पर एक कैपेसिटेंस CA दिख रहा है, एक CB दिख रहा है, तो CA प्लस CB करेंगे। 1 रहता तो 1 प्लस 2 करते, AB है तो CA प्लस CB। और CA और CB की वैल्यू नीचे मैंने लिखी हुई है, 1.33 इंटू 10 की पावर -6, और CB की वैल्यू है 2.67 इंटू 10 की पावर -6। जब आप इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.0 समथिंग आएगा, 4.0 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। ये आपका फाइनल आंसर होगा। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -6 है तो मैं इसको माइक्रो फैरेड भी लिख सकता हूँ भाई। तो ये हमारा क्या है, ये फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन करा है इस प्रकार का, ठीक है। कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा है उस तरीके से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। सो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।